नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। ये जो चेहरा बना हुआ देख रहे हैं, असल हालात यूएस के वर्तमान में यही बन चुके हैं। ये फंस चुके हैं एक ऐसे दलदल में। लगा था ईरान एक केक वॉक है, कैटवॉक करेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन साहब चीजें बड़ी उल्टी निकली। जमीन के नीचे दलदल था, पहचान नहीं पाए, हर दिन धंसते जा रहे हैं। निकलने की कोशिश बहुत कर रहे हैं कि पलट के चले जाएं, निकल नहीं पाते। आगे बढ़ना चाहें तो आगे बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन हर दिन की वो कोशिश उस दलदल के अंदर और ज्यादा इनको घसीट रही है। और जो अफवाह उड़ी है कि ये युद्ध रुकेगा, 5 दिन की वार्ता के बाद में सब शांति होगी, वो सारी फेक न्यूज की हवा इस वीडियो में आज निकलती देखेंगे। कारण भारतीय प्रधानमंत्री जी ने भी संकेत दिए हैं, समझने वाले गहराई से समझ गए कि युद्ध अभी लंबा चलेगा। आप समझिए इस बात को कि आईआरजीसी, ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जो हालात, जो तबाही का तांडव इजराइल और यूएस की सेनाओं के सामने मचाया है, उसकी उम्मीद उन देशों को नहीं थी। इस वजह से आप बात समझिए, क्योंकि जो पहले हमले हुए थे इजराइल और अमेरिका के बीच, इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जिसके एंड में यूएस भी एंट्री ले गया था और इस्फहान और नतांज जैसी स्ट्रेटेजिक साइट्स को B-2 बॉम्बर से उड़ाया था, उस समय ईरान की मिसाइलें भेद करके चली गई थी इजराइल में। और इजराइल का वो सो कॉल्ड मोस्ट सिक्योर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम आयरन डोम कहते हैं, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था और मोसाद के हेडक्वार्टर पे हमला ईरान की मिसाइलों ने कर दिया था। तो अब भी यही आईआरजीसी एक बड़े तगड़े पावरफुल रिटेलिएशन के साथ में मजबूती से अड़ी है। ईरान इस समय डिफेंसिव मोड में नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में है। प्रमाण देखिए सर, बहुत सारे हैं और यही चीजें यूएस को मजबूर कर रही है बार बार कुछ अफवाह उड़ाने के लिए, क्योंकि मार्केट की हालत खराब है। क्रूड ऑयल 7वें आसमान पे है, दुनिया के शेयर बाजार गिर रहे हैं, सारा ठीकरा फूट रहा है यूएस के सर पे। वो चाहता है कैसे भी इस कलंक से मुक्ति हो और ये भाव जो है ये बैलेंस में रहे। बहुत सारी कोशिशें की है, कुछ कुछ लाभ मिलता है, लेकिन फिर से जब झूठ सामने आता है मामला गड़बड़ा जाता है। कहानी वैसी ही एक दिन हो जाएगी कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, लोग मान रहे हैं भेड़िया आया, लेकिन एक दिन उसको बचाने कोई नहीं आएगा। हालात वो होंगे कि ट्रंप की बातों में विश्वास दुनिया का उठ जाएगा। रीसेंट अटैक्स कर रहा है, कुवैत के अंदर हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए ईरान ने अमेरिका के। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ये जो F-35 जैसे स्टेल्थ 5th जनरेशन जो जेट्स हैं, जिनको ये दुनिया में शोकेस करते फिरते हैं कि इससे बेहतर कुछ नहीं, उसकी तबाही जो है वो आपने देखी। F-15 बेचारा पेट्रोलिंग कर रहा था ओमान के आसमान में, उसको ईरान ने जो है वो अपने हमले में उड़ा दिया। इसके अलावा हॉर्मुज को ये ब्लॉक करके बैठा है। कौन सी चीजें ये संकेत दे रही हैं कि चीजें नॉर्मल हैं और इजराइल और यूएस के साथ में ईरान वार्ता के लिए आगे बढ़ा है। बात ये हो रही है कि अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जब से ये झंझट पैदा हुए हैं यूएस के लिए, ट्रंप बेतुके बयान जो पहले भी देते थे, अब इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी वो शायद उस नॉन सीरियस एटीट्यूड में जी रहे हैं, जो उनको पता नहीं चल पा रहा कि आखिर में हुआ क्या। ये जगह जो कि इतनी स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस डेवलप हो गया, पेट्रोलियम नहीं मिल रहा, एलपीजी की शॉर्टेज है, एलएनजी भी फंसी पड़ी है। अब ऐसी स्थिति में यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen, उन्होंने बयान दिया कि भाई साहब इसे खोलो, वरना समस्या पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। उनकी तकलीफ ज्यादा यह है कि उनको बचा कुचा जो पेट्रोलियम को अभी रशिया से मिलता था, उस पर भी नमस्कार रशिया ने कर दिया है। अब साहब ये सारी समस्या की जड़ में कौन? यूएस। सब कुछ जो पिन है वो यूएस पे कर रहा है। यूएस कैसे बचना चाहता है कि इसको खुलवाया जाए स्थिति को, लेकिन आईआरजीसी अपनी जिदों पे अड़ी हुई है। इनके बयान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इस स्थिति में चाल चली यूएस ने कि कैसे मार्केट को कंट्रोल किया जाए। इन्होंने कहा बड़ा दरिया दिल दिखाते हुए, जबकि इनकी बात में कोई दम था नहीं, इन्होंने कहा कि देखिए जैसे हमने रशिया के ऑयल के लिए सैंक्शंस का वेवर दिया है 30 डेज का, ईरान के ऑयल का वेवर देते हैं। दुनिया वाले जो देश मार्केट में अभी तेल आ चुका है, मतलब जो समुद्र में है, शिप्स पे लदा हुआ है, उस पेट्रोलियम को तो खरीद लो। इससे क्या होगा? पेट्रोलियम की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्रूड की सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कंट्रोल होंगे। इस खबर ने ऑयल मार्केट में राहत की सांस दी और प्राइसेस कुछ नीचे आए। अब प्राइस नीचे आने का मतलब दुनिया से टेंशन कम होना, टेंशन कम होने का मतलब अमेरिका के सर का दर्द कम होना कि वाजी वाह बचे भाई, अब लोग हमें परेशान नहीं करेंगे। अब क्या हुआ साहब? वो नहले पे दहला ईरान की तरफ से आता है। ईरान कहा कि आप ये दे रहे हो, सैंक्शन दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत तहे दिल से आपका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, हमारे पास देने के लिए तेल है ही नहीं तो हम क्या देंगे? मतलब ना तो देखो हमारे पास प्रोडक्शन है, वो आप लोगों ने तबाह कर दिया, ठीक है,
रही बात की जो ओशियन में जो जहाजों पे लदा हुआ पेट्रोलियम है, लगभग 17 करोड़ बैरल है मेरे दोस्तों, 17 करोड़ बैरल। उसके लिए कह दिया वो है ही नहीं, वो नहीं, हम क्या देंगे, कुछ नहीं है। अब इसने बात में सर सन्न कर दिया यूएस को, और फिर से जब बात आई तो प्राइसेस 7वें आसमान पे। अब आप एक बार सोचिए कि वो पेट्रोलियम जा कहा ना, देखिए सर चाइना एक बहुत बड़ा कस्टमर है उसका, वो माल खरीद रहा है उससे, उसको पैसे की सप्लाई हो रही है, रशिया चाइना से बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। तो ये मौका था अमेरिका की हर उस मुश्किल को बढ़ा देने का जो चाइना और रशिया के सहयोग से ईरान कर सकता था, हर वो काम यहां पे हुआ। यहां पे इनकी फसीती हुई बढ़िया वाली, इनको कुछ नहीं मिला। अब आप देखिए कि जो हॉर्मुज है, जिसको लेकर के ये पहले कहते थे कि हम यहां पे जो भी शिप्स आएंगे उनको हमारी नेवी एस्कॉर्ट करेगी, हमारी जिम्मेदारी है, वी आर द गार्जियन ऑफ द पीस, और हम दुनिया को देखने वाले लोग हैं भाई, हम सब सेटल कर देंगे। पहले तो वहां से पलट गए थे, मना कर दिया था कि जी नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, एक पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लिखा कि Iran doesn't fully open without threat the Strait of Hormuz within 48 hours from the exact point in time। अगर 48 घंटे में आपने हॉर्मुज नहीं खोला ईरान, तो ध्यान से सुन लो, 48वां घंटा जैसे ही पूरा हुआ, 1 मिनट ऊपर नहीं होने दूंगा मैं, इतने अटैक करूंगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सारे पावर प्लांट्स को हम तबाह कर देंगे, और शुरुआत वहां से होगी जो तुम्हारा सबसे बड़ा पावर प्लांट है, और ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। 48 घंटों में चला साहब। पेजेश्कियन जो कि राष्ट्रपति है ईरान के, बयान आया कि भाई खुला है, मतलब हॉर्मुज बंद कब किया हमने? हाँ बंद है, लेकिन उनके लिए है जो हमारे दुश्मन है। जो देश हमारा सहयोगी है, हॉर्मुज उसके लिए ओपन है, कोई परेशानी नहीं है आईआरजीसी की तरफ से। जो देश न्यूट्रल है उसके लिए भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको नहीं देंगे। अब साहब बात हवा में उड़ गई, 48 घंटे की धमकी 1 मिनट में गायब। अब साहब ये क्या करते हैं, इनको बचाव का दूसरा रास्ता देखना था। फिर ये एक मैसेज करते हैं दुनिया में शांति व्यवस्था बनाने का, हमारी बड़ी अच्छी बात हो रही है, मेरा दामाद है, विटकॉफ है, ये लोग बातचीत कर रहे हैं, सेटल कर लेंगे। और कहा कि दीप हम आपको क्या करते हैं, 5 दिन का सीज फायर देते हैं विद ईरान, 5 दिन के लिए कोई मामला गड़बड़ नहीं होगा। और अब हम एक क्या कर रहे हैं, फाइनल नेगोशिएशन की तरफ जा रहे हैं। यही तो बातें कही थी कि भैया ये हमसे मतलब ईरान मांग रहा है सीज फायर। ऐसी कंडीशन में फिर साहब टूट करके क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आए, लगभग ये 100 के नीचे आ गया, जो कि 110-12 के आसपास चल रहा था। इसने इनको शांति दी, सोने चांदी के भाव मेंटेन हुए। आप देखिए ना, यूएस ईरान सीज फायर, ट्रंप का एक मैसेज और भरभरा गए तेल, सोने चांदी के दाम, भारत की कहानी सेट कर दी। खबरें तो सर बड़ा चस्का लगा कि इंडिया में बनती है ही। अब जब ये खबर आई, मार्केट ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन सर तवे पे पानी कितना देर टिकता है सर, गर्म तवे छीटा मारिए, बुलबुला गायब होता है 1 मिनट में। यहां पे खबर आई कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, वो ये कह रहे हैं कि हमें कंप्लीट एंड चाहिए, वॉर विदाउट, मतलब, और दूसरी बात विद गारंटी चाहिए, मतलब अमेरिका लिख के दे कि हमले नहीं करेगा, वो यहां से अपने मिडिल ईस्ट से सारे एयरबेस साफ कर ले। बहुत सारी बातें, शर्तों की बातें हुई कि बातें हो रही, लेकिन सर इस बातों की सत्यता को जानिए, ये बातें किसी फॉर्मल डिस्कशन टॉक्स का हिस्सा नहीं थी। ये एक प्रोसेस दर प्रोसेस आई थी कि यदि हम फॉर्मल टॉक्स में बैठेंगे, चर्चा होगी, तो ये बातें हमारी तरफ से कही जाएंगी। इन बातों को ऐसा माहौल बनाया कि साहब सारी बातें सामने आ गई हैं। ईरान अब बोल रहा है, लेकिन ठीक है, हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, बट हम शांति करा देंगे। अब इस कंडीशन ने क्या किया, रॉयटर्स इसको कवर करता है, ट्रंप सेज देयर आर मेजर पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट इन टॉक्स विद ईरान। बहुत सारी बातें, ये 23 मार्च की खबर है सर, है ना, बहुत सारी बातें मेजर पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन कर रहे हैं, और मामला बहुत जल्दी शांति की तरफ बढ़ जाएगा। जेरेड कुशनर जो कि इनके दामाद हैं, वो स्टीव विटकॉफ, ये सारी बातचीत सेटल कर रहे हैं। कुछ मिडिल ईस्ट के देश भी मध्य में हैं, और जल्दी ही इस्लामाबाद के अंदर हम परिचर्चा के लिए बैठेंगे और शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी। दुनिया के मार्केट रुके, अमेरिका को लगा चलो ये वार हमारा जो था ये सक्सेसफुल हो गया। लेकिन सर काउंटर वाला जो चला, क्लेम्स की बात चली, कौन सच कौन झूठ, उस बात का अभी एंड में तो हम सारा कुछ ओपन करेंगे। लेकिन आप देखिए कि ट्रंप यहां कितना भयंकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि यदि संवाद कायम होता तो क्या इजराइल की पे जो साइट्स पे अटैक किए ईरान ने, क्या वो ईरान अटैक करता? क्योंकि ये वॉर सिर्फ एपिक फ्यूरी नहीं है, ये वॉर सिर्फ यूएस की तरफ से नहीं है, ये वॉर रोरिंग लॉइन भी है, यानी यहां पे इजराइल भी फाइट कर रहा है। ऐसी स्थिति में डिमोना जैसी साइट को तबाह जब किया इजरायली मिसाइलों ने जाकर के, डियागो गार्सिया तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ही। डिमोना इसलिए बड़ा हो जाता है बिकॉज ये न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर उसके
इसराइल के डिमोना में है। डिमोना की सिक्योरिटी एक्सट्रीमली हाई है, लेकिन उस हाई सिक्योरिटी के अंदर जो ये बवंडर मचा इजरायली मिसाइलों, ईरान के मिसाइलों का इसराइल में, उससे क्या सिद्ध हुआ कि वहां पे डेविड स्लिंग, आयरन डोम, एरो, थर्ड, आयरन बीम जैसे मजबूत जो डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, उस सारे डिफेंस सिस्टम को धता बताया ईरान ने और अपना काम उसने वहां कर लिया। वो बातचीत के बाद में दौर जो शुरू हुआ, नेक्स्ट वेव जो हमलों की शुरू हुई, अराद के ऊपर हमले हुए, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, इसके अंदर 10 की हालत गंभीर है। ये इसराइल की घटनाएं बता रहा हूं, इसराइल के सारे डिफेंस सिस्टम का कैसे नेस्तनाबूद हो रहा है इसकी हमलों के सामने। दूसरी तरफ मिसगांव के अंदर एक लेबनान से मिसाइल आती है, वो एक चलती कार पे लगती है, हमला वहां हो जाता है। रही सही कसर कब पूरी होती है जब ईरान की मिसाइलों ने अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। तो इतनी चीजें हो रही हैं और संवाद भी हो रहा है, वाह जी वाह। मतलब अगर ईरान ये चाहे कि भाई शांति व्यवस्था रहे, युद्ध कम हो जाए, तो वो अटैकिंग मोड में क्यों जाएगा? वो अटैकिंग मोड में इसलिए है क्योंकि वहां की जनता ये चाहती है। अब उस बात की हवा उसी रॉयटर्स में निकली, क्या आता है 24 तारीख की खबर में, ईरान सेंड्स वेव्स ऑफ मिसाइल्स इनटू इजराइल, डिसमिसेस ट्रम्प्स टॉक ऑफ नेगोशिएशंस एज फेक न्यूज। कि भैया जो तुम जो बातें कर रहे थे, ऐसा हो गया, वो हो गया, जेरेड कुशनर जा रहे हैं, विटकॉफ जा रहे हैं, सब सेटल कर लेंगे, मैं ये कर दूंगा, सारी बात सेट है, सब फेक न्यूज है, सब खत्म है। क्यों जी? क्योंकि जनता ये चाहती है। आप खबर देखिए, यहां पे लिखा है, ईरान की तरफ से आता है, और पीपल डिमांडेड द कंप्लीट एंड ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट टू द एग्रेसर्स। यानी जिन लोगों ने उकसावा किया है उनकी ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट होनी चाहिए, यानी उनको तड़पा तड़पा के उनकी दुर्गति करो, ये हमारी जनता चाहती है। ऑल ऑफिशियल्स स्टैंड्स फर्मली बिहाइंड देयर लीडर एंड पीपल अंटिल द गोल इज अचीव्ड। हमारी जनता मजबूती से खड़ी है हमारे नेतृत्व के साथ में और आम जनता के साथ में। और फाइनली उन्होंने लिखा है कि नो नेगोशिएशन इन अमेरिका हैव टेकन प्लेस, कोई चर्चा ही नहीं है। द फेक न्यूज इज इंटेंडेड टू मैनिपुलेट फाइनेंशियल एंड ऑयल मार्केट। मतलब जो फेक न्यूज अमेरिका इसलिए फैला रहा है, ये ईरान के आरोप हैं कि भाई ये फाइनेंशियल मार्केट को, पेट्रोलियम को, इनको मैनेज करना चाहता है, कैसे बर्बादी ना हो, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को। वो बार बार हुआ, जैसे ये खबर आई वो वापस क्रूड ऑयल ने तीसरी बार छलांग लगा दी। इसीलिए कह रहा ना, भेड़िया आया, भेड़िया एक दिन इतने एक्सपोज हो रहे हैं ये। तो कुल मिलाकर के सारी फेक सिचुएशन क्रिएट हुई। जनता पूछ रही है, महाराज बताओ क्या करे तुमने, इसका क्या उपाय होगा? आप देखिए, अभी तक कोई बड़े बयान इनकी तरफ से आए नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ जिन्होंने कहा था, आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर लास्ट 2 days, मतलब 2-3 दिन से बात हो रही है, बड़ी बड़ी बातें फेक। उससे बड़ा फेक नैरेटिव देखो एक्सपोज हुआ इसका। ये जिस के लिए लड़ रहा था कि हॉर्मुज खुलना चाहिए, उसके ऊपर सर 23 मार्च को बोल दे हॉर्मुज जल डमरू, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा वो करें जो इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी हम भैया 2% के आसपास हमारा ट्रेड होता था, वो नहीं करेंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। तो अमेरिका यहां से भी बैकफुट पे जा चुका है। हॉर्मुज की फाइट अब उसकी फाइट नहीं। अब कल कुछ बयान दे तो अलग बात है। एक और फ्रंट देखो जहां पे अमेरिका मुखी खा गया, खार्ग आइलैंड के बारे में हमने आपसे बात की थी एक वीडियो में। खार्ग आइलैंड वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ओशन में है सर, ये लगभग मेन लैंड से 50-55 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस पे। 80 to 90% क्रूड ऑयल ऑफ ईरान यहीं आता है। यहां पे लॉजिस्टिक एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ट्रेड करने का मेन सेंटर इसका यही है। अमेरिका ने अनाउंस किया था कि देखो अगर ये ईरान नहीं माना ना, मैं यहां पे मेरी सेना भेजूंगा, उतारूंगा, हमले होंगे, इसको तबाह कर देंगे, इस पे कब्जा कर लेंगे। अब कब्जा करने का सर, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अगर ये थ्रेट भी हो तो टेंशन की बात होती है, लेकिन यहां मामला कुछ और ही हो गया। हमले हुए तो नहीं हुए, लेकिन युद्ध के बीच तेल गैस से ईरान की रिकॉर्ड कमाई, खार्ग टर्मिनल से सप्लाई जारी, खाड़ी देशों का प्रोडक्शन 70% तक गिरा। तो कहीं तो गल्फ नेशन बर्बाद हो रहे हैं इस तरफ यूएस के चक्कर में, और खार्ग से अपनी सप्लाई बढ़ा के ईरान पैसे कमा रहा है, बढ़िया। अब साहब स्थिति को क्या कहोगे, एक और डिफीट है। ऐसी स्थिति में लग रहा है युद्ध रुकने वाला है। और सबसे बड़ा जो इसका बैकफुट है वो मैं दिखाता हूं। अली हुसैनी खामेनेई, जो कि इनके पिता थे, उनकी हत्या के बाद भी उन्होंने कहा था कि सत्ता यहां बदलेगी, रिजीम चेंज करेंगे। रिजीम चेंज के नाम पे जब इनकी बहुत ज्यादा दाल नहीं गली तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रिजीम चेंज ना सही, लेकिन सुप्रीम लीडर हमारा अपना होगा, हम चाहेंगे। तो बोले जी मोस्तफा खामेनेई, ये हमें मंजूर नहीं। अब मोस्तफा खामेनेई इनको मंजूर नहीं था,
अब यहां पे ये कह रहे हैं कि मुश्तबा खामेनेई की मौत नहीं चाहता, ईरान में वेनेजुएला की तरह नई सरकार बनेगी, इसके लिए खास शख्स से बातचीत कर रहे हैं। मतलब कि ये जो रजीम वाले लोग हैं, इनको हमें मुश्तबा की मौत नहीं चाहिए, वो कहां है मुझे पता ही नहीं है, लेकिन हम किसी एक खास, ये बार बार एक खास शख्स की बात करता है। कल इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं, तो रिसर्च जारी है सर, आपको बड़ा मजा आएगा, कल देखिएगा वीडियो में वो खास शख्स असल में है कौन। अब यहां पे ये मुश्तबा, अब क्या ये सच है कि मुश्तबा खामेनेई को ये मारना नहीं चाहते थे? जिस समय सत्ता पलटी थी उसके बाद से ही स्वीकृति का नहीं होना, धमकियां इजराइल की तरफ से भी आना, अमेरिका की तरफ से भी आना कि हम मुश्तबा खामेनेई को खत्म कर देंगे। आप देखिए, मुश्तबा खामेनेई इंजर्ड इन अ रीसेंट यूएस स्ट्राइक, यूएस के स्ट्राइक में घायल हुए, इस बात की सूचना ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे भी दी थी। और अगर इतनी ही लालच नहीं है तुम्हें इनमें, तो $10 मिलियन का तुमने इनाम रख दिया किसी के ऊपर, लगभग 95 करोड़ रुपए का एक शख्स पे इनाम है। तो अगर वो तुम्हारे लिए इतने काम के नहीं है, तो उनसे कुछ मतलब ही नहीं रखते, तो फिर इस बहस का क्या मतलब था? तो कुल मिला के ये जो पुराने बयान थे, सबसे ट्रंप पलटे हैं, इनकी स्थिति यहां पे ठीक नहीं है। अब आइए इंडिया में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लोकसभा में अपने बयान दिए, तो इन्होंने कुछ बातें कही मिडिल ईस्ट के उस क्राइसिस के ऊपर भी जो चल रहा है। इन्होंने एक बात कही बहुत लंबे में, एक उस जो स्पीच के अंदर एक बात ये थी कि हमें एक रहना होगा, कारण यह है कि इंपैक्ट विल लास्ट लॉन्ग, पीएम मोदी स्पीक्स ऑन ईरान। ये प्रभाव जो है वो काफी लंबे रहने वाले हैं। इसका मतलब संकेत साफ है, यदि वहां पे युद्ध के रुकने की संभावना इंडियन इंटेलिजेंस के पास या भारत सरकार के पास भी होती, तो भारत सरकार इस प्रकार का बयान नहीं देती, क्योंकि इससे पैनिक ही क्रिएट होता है, शांति या एक स्थिरता की बात तो नहीं आती। तो यहां से भी संकेत साफ है कि ईरान अभी रुकने वाला नहीं है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से इजराइल की यात्रा से जब भारत लौटे थे प्रधानमंत्री, उसके तुरंत बाद में अटैक हुए थे। अटैक्स के दौरान प्रधानमंत्री जी के फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, यानी एक्स पे चेक कीजिए, जितने भी पोस्ट थे वो सारे आसपास के देशों से बातचीत के थे सिवाय ईरान के। लेकिन जब चीजें पलटती रही, चीजें बदल गई, और जिस उम्मीद के अंदर इजराइल और अमेरिका थे कि यहां पे रिजीम चेंज होगा, चीजें बिगड़ी और क्रूड ऑयल का क्राइसिस इंडिया में डेवलप हुआ। उसके बाद में भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली संवाद स्थापित ईरान से किया गया, जो कि एक काफी बैक टू बैक, फिर बहुत सारे, चाहे एस जयशंकर हो या तो प्रधानमंत्री मोदी खुद हो, उनकी अब्बास अराक्ची से या तो पेजेश्किन जो कि राष्ट्रपति है ईरान के, उनसे संवाद कायम हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत को ऑयल की सप्लाई हो रही है, लेकिन ये जो बयान है कि ये प्रभाव लंबा रह सकता है, दूसरी तरफ वो सारी बातें जो ट्रंप कह रहे थे वो फेक दिख रही हैं। ईरान अपने अटैक्स कंटिन्यूअसली कर रहा है, तो ये बात इस बात को स्थापित करने के लिए काफी है कि ये जो है इंपैक्ट लंबा जाएगा। क्योंकि मोदी जी का ये कहना कि कोविड में जैसे देश एक हुआ था, विपक्ष का साथ चाहिए, हम सब एक मंच पे रहेंगे, तो मतलब आप इसकी लॉन्गिटिविटी को थोड़ा समझ के चलिए कि ये बहुत शॉर्ट टर्म यहां पे इंटेंशन से गवर्नमेंट भी अपनी प्लानिंग नहीं कर रही है, क्योंकि बैकएंड पे रशिया और चाइना का अच्छा खासा सपोर्ट ईरान को मिल रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जिस मुद्दे को यह समझ के छोड़ दिया गया था कि ठीक है जी रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन बैकएंड पे इंटेलिजेंस इनपुट हो, फाइनेंशियल हेल्प हो, स्ट्रेटेजिक हेल्प हो, या तो जो आर्म लेवल पे हेल्प हो, वो दोनों देश मिलकर के इनकी भरपूर कर रहे हैं। इसका प्रमाण चाइना की तरफ से जब आता है, जब यहां पे एक एनालिस्ट ये बोलते हैं कि चाइना इज प्लेइंग द लॉन्ग गेम इन ईरान वॉर बाय स्टेइंग न्यूट्रल, यानी दिखा तो रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के जरूरत यहां पे वर्तमान में, मेरा अपना निजी ओपिनियन है कि ब्रिक्स प्लस की मीटिंग होने वाली है। भारत को ब्रिक्स नेशंस की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। कारण यह है कि वेस्टर्न नेशंस का धोखा हिंदुस्तान पहले बहुत झेल चुका है, और दुनिया के लगभग हर देश उससे जो है वो ठगा जा चुका है कभी ना कभी। और जो ट्रेड डील के दौरान और टैरिफ वॉर में क्या इंडिया में हुआ था वो आपको बेहतर पता ही है। तो ये लोग अपनी फाइट में मजबूती से लगे हैं। अब ये भाई साहब देखो किस मूड में जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान को कम से कम इनसे डिस्टेंस रखना चाहिए। तो आप अपने विचार जरूर रखिएगा इस युद्ध के बारे में, क्या ये लंबा चलेगा या ये रुक जाएगा, और भारत सरकार का क्या कदम हो सकता है, इसके ऊपर आपके विचारों का स्वागत रहेगा। सेशन कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब जरूर करना यार, आप लोग बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, एक बहुत बड़ा रेशो है जो वीडियोस तो देख रहे होते लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं आते। उसकी कोई फीस चार्ज तो है नहीं, लेकिन संख्या बल बढ़ता है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे चैनल का और तेज हो जाएगा, सहयोग की अपेक्षा रहेगी। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।